उम्मीद से बोल रहा हूँ सभी लोग छोटा छोटा बता के जन्म मृत्यु मदर फादर छोड़ देते हैं। मैंने सारे डिस्कस करा इस वीडियोज़ में अच्छे तरीके से, तो देखना है और हर चैप्टर इसी तरह से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करो वीडियोज़ को, अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते जो है तेजी से झड़ रहे हैं, यानी गिर रहे हैं पेड़ से, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से बताएगा, एक सीजन के बारे में बताएगा, ऑटम सीजन के बारे में बताएगा। इस चैप्टर में जो भी डिस्कस करा जाएगा आगे हिंदी वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। बट यार अभी आपको क्या मिलेगा, ऑथर का इंट्रोडक्शन मिलेगा, पूरे लेखक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। लेखक क्या था, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, माँ का पिता का हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा काफ़ी डिटेल में। सबसे पहले ध्यान से समझो कि राइटर का क्या नाम है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। राइटर का क्या नाम है, W.H. ऑर्डन। इनका पूरा नाम कहेगा तो वेस्टर्न हंग ऑर्डन कह देना, ह्यू गॉर्डन, ठीक है। अच्छे तरीके से आप याद रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखो। राइटर का नाम W.H. ऑर्डन, पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है पूरा नाम, आपके एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो राइटर का नाम पूरा याद हो गया कि लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन था, लेखक कौन था, राइट। आगे हम लोग देखेंगे इसका जन्म और मृत्यु। इनका जो बॉर्न था ना, कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, 21 फरवरी 1907 को। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, याद रहेगा क्या। कब हुआ था, 21 फरवरी 1907 को। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे, जन्म आपको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब डेथ के ऊपर आते हैं कि मृत्यु इनका कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, डेथ मतलब मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु 29 सितंबर 1973 में हुआ था। ये पूरे कितने साल तक जीवित रहे थे, 66 साल तक। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। 66 साल के एज में इनकी मृत्यु हुई थी। कब, 29 सितंबर 1973 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग जानेंगे मम्मी पापा के बारे में। मदर के नाम क्या था इनके, कॉन्स्टेंस रोसली बिकनेल ऑर्डन, इनके मम्मी का नाम था कॉन्स्टेंस रोसली बिकनेल ऑर्डन। याद रहेगा क्या, याद रहना चाहिए आपको ये पूरा नाम इनका, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए मदर का नाम। आगे हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फादर का नाम दिया है। फादर का नाम क्या दिया है, जॉर्ज ऑगस्टस ऑर्डन इनके पिताजी का नाम था पूरा। याद रहेगा क्या आपको, एक बार और बोलो, जॉर्ज ऑगस्टस ऑर्डन, ठीक है। अगस्टस, अगस्त का स्पेलिंग याद होगा ना, यूएस लास्ट में दिख रहा है, यूएस लास्ट में, ठीक है। तो यही नाम था, अगस्त का स्पेलिंग याद कर लो, लास्ट में यूएस होगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। क्या होता है मेरे भाई, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, यानी कि किस तरह के पेशा था, कार्य किस तरह का था इनका। पोएट का था, पोएट मतलब क्या होता है, कवि का था। सिंपल भाषा में आसानी से याद रखोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो इनका क्या था, पोएट का काम था। आगे ध्यान से देखो, सिटीजन, सिटीजन की बात करते हैं। इनका सिटीजनशिप क्या था, ठीक है। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, कहाँ के नागरिक थे, ब्रिटिश के नागरिक थे ये। उन्हीं पर ब्रिटिश सरकार में, इंग्लैंड में जन्म हुआ था तो ब्रिटिश के नागरिक थे, लेकिन अमेरिका में अपना सिटीजनशिप प्राप्त कर लिए थे, यानी नागरिकत्व प्राप्त कर लिए थे, रहने लगे थे 1946 में। कब सिटीजन अमेरिका का प्राप्त हुआ था, 1946 में इनको प्राप्त हो गया था, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अवार्ड की बात करते हैं कि इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, ठीक है मेरे भाई। इनको पुलित्जर प्राइज मिला था 1948 में। कौन सा प्राइज मिला था, पुलित्जर प्राइज, अवार्ड मिला था एक पुलित्जर प्राइज, ठीक है, 1948 में। पुलित्जर प्राइज इसको बोला जाता है, या बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश को हाइड करके मतलब अच्छे तरीके से बात करते हैं, राइट। तो इस तरह से वो करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, तो वर्ड को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोटेबल वर्ड्स हैं, ठीक है, जो जिन्होंने इस पे काम किया था। नोटेबल वर्क यानी कौन कौन सा काम था, इंग्लिश में द ओरेटर के ऊपर काम किया था, द डांस ऑफ डेथ के ऊपर काम किया था, लुक स्ट्रेंजर के ऊपर काम किया था, स्पेन के एंड अनदर टाइम के ऊपर भी काम किया था, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा मिस्टेक कॉल आ रहा था, चलो मैनेज करना आप। तो आपको याद हो गया कि नोटेबल फ्रेसेस क्या था, ठीक है। नोटेबल वर्क की बात करते हैं। अमेरिका में ये इंग्लिश फेसेस में था, ये अमेरिकन फेसेस में था, क्योंकि दोनों जगह रहे थे तो दोनों जगह ये काम किए थे। और जब अमेरिका में थे तो न्यू ईयर लेटर पे काम किए थे, फॉर द टाइम बिंग पे काम किए थे, द एज ऑफ एनएग्जाइटी पे काम किए थे,
एंड द शील्ड ऑफ एचएलएस के ऊपर काम किए थे। समझ में आ गया क्या कि मतलब इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड का यहाँ रहा नोटेबल वर्क, इंग्लिश में काम किए थे, और एक नोटेबल वर्क यहाँ पर है अमेरिका का, ये पूरा दिया गया लिख लेना। अब यहाँ पर लिरिक की बात करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट जो आपका चैप्टर है ना, क्या है ऑप्शन में देगा, लिरिक है कि क्या है, मतलब कि अच्छे तरीके से आपसे पूछेगा ना कि मतलब पोयम है कि लिरिक है कि सोनेट है कि सेटायर्स है, तो इस तरह से लिरिक आपको ऑप्शन में मारना है। क्या है, लिरिक है। क्या, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है जो आपका चैप्टर है। एक जो समरी आपको दिख रहा है ना, इसको जानने वाले हैं काफ़ी डिटेल में, 100 वर्ड है बस, बहुत छोटा समरी बताता हूँ, सबसे छोटा आपको यूट्यूब पे मिल रहा होगा समरी, ठीक ना, सबसे छोटा, और इजीली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छे से बस आपको सुनना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले सुनो कि क्या करना है, देखो ध्यान से। पहले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो आपका चैप्टर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पेड़ से जो पत्ते हैं वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, इज़ अ ब्यूटीफुल पोयम, ये बहुत ही अच्छा क्या है, एक पोयम है। समझ रहे हो ना, अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर कविता है। कंपोज्ड बाई, इसे किसने लिखा है, किसने कंपोज्ड किया है, द फेमस ब्रिटिश पोएट, यानी कि इंग्लैंड के एक पोएट थे, ब्रिटिश इंग्लैंड को ही कहा जाता है, तो ब्रिटिश पोएट थे जिसका नाम क्या था, W.H. ऑर्डन, उन्होंने ही इस ब्यूटीफुल पोयम को कंपोज्ड किया है। क्या नाम है इसका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। याद रहेगा क्या, इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे ध्यान से देखो, करा इन दिस पोयम, इस पोयम के अंदर, इस कविता के अंदर, ही टॉल्क अबाउट, उन्होंने बात किया है द पेन एंड फ्रस्ट्रेशंस इनहेरिटेंट इन ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन में दुख किस तरह से होता है, फ्रस्ट्रेशन, हताशा किस तरह का होता है, ठीक ना, उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में इन्होंने बात करा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका हिंदी क्या होगा। एक बार और सुन लो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक ब्यूटीफुल पोयम है, बहुत सुंदर कविता है, कंपोज्ड बाई, इसे किसने लिखा था, द फेमस ब्रिटिश पोएट W.H. ऑर्डन। W.H. कहाँ के थे, ब्रिटिश के, यानी कि इंग्लैंड को कहा जाता है, ठीक है। इन दिस पोयम ही टॉल्क अबाउट, इस पोयम उन्होंने बात किया है किस चीज़ के बारे में, पेन, दुख के बारे में, दर्द के बारे में, फ्रस्ट्रेशन, हताशा के बारे में बात किया है, इंसान के जीवन के बारे में, ठीक ना, इंसान के जीवन में सारी चीज़ें होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अच्छे से बात करा है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से आगे आपको सुनना है, राइट, तो अच्छे से बस ध्यान से करा। द फॉलिंग लीव्स सिंबलाइज्ड द प्रोसेस ऑफ डीके एंड अनलिमिटेड डेथ ऑफ मैन। ये क्या कह रहा है कि गिरती हुई पत्तियां जो है ना, मनुष्य के क्षय और असीमित मृत्यु के प्रक्रिया के प्रतीक हैं। यानी कि जो पत्ती गिर रही हैं, ध्यान से, द फॉलिंग लीफ आर सिंबलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डीके, यानी जो पत्ती गिर रही हैं और इंसान की जो असीमित सीमाएं हैं, क्षय खत्म हो रहा है, इंसान का जो चाहत है, जो करना चाहता है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, गुस्सा के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, डेथ ऑफ मैन, और मृत्यु तक इंसान पहुंच रहा है, राइट। आगे ध्यान से सुनो, आगे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। पीपुल ट्राई देयर बेस्ट बट फेल टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग। ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन जीवन को जीने लायक बनाने में असफल हो जा रहे हैं। कह रहा है कि पीपुल ट्राई देयर बेस्ट, वो बेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग हैं वो बेस्ट करना चाहते हैं, फेल टू मेक, लेकिन उसमें फेल हो जा रहे हैं, ठीक ना, लाइफ वर्थ लिविंग, जीने में असहाय हो जा रहे हैं, जिस तरह से जीना चाहते हैं उस तरह से जी नहीं पा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं, ठीक ना। आगे देखो, कह रहा है कि मैनी ऑफ देयर विशेस एंड डिजायर रिमेन। ये क्या कह रहा है कि जो आशा है लोगों की ना, वो कहीं कहीं खो रही है, उनकी इच्छाएं और इच्छा अधूरी रह जा रही हैं। मैनी देयर विशेस, उनकी बहुत सारी इच्छा है, एंड डिजायर रिमेन्स, लेकिन वो क्या हो जा रही है, अधूरी, अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड का मतलब क्या होता है, अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही हैं। हाउएवर द पोएट हैज नॉट लॉस्ट ऑल द होप। कह रहा है कि हाउएवर, यानी कि हालांकि कभी ने पूरी आशा नहीं खोई है। ये जो पोएट है, हाउएवर द पोएट हैज नो लॉस्ट ऑफ दिस होप। सभी लोग जैसे आशा खो देते हैं, कुछ पलों में हार मान लेते हैं, कभी यहाँ पर हार नहीं मान रहा है। कभी कह रहा है हाउएवर द पोएट हैज नॉट लॉस्ट ऑफ द होप, उसने अपनी उम्मीद को, आशा को नहीं खोया है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि द रोलिंग ब्राह्मण सजेस्ट डैट लाइफ नेवर केसेस। ये क्या कह रहे हैं कि घूमती हुई जिसे गाड़ियाँ बताती हैं ना, जैसे रोलिंग प्रेसेस का मतलब क्या होता है, मान लो एक गाड़ी है, उसके जैसे चक्का घूम रहा है, गाड़ी घूमता रहता है,
तो सजेस्ट डैट देयर लाइफ नेवर केसेस, यही कह रहे हैं कि जैसे घूमती हुई गाड़ी बताती है कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे गाड़ी घूमती रहती है हमेशा, उसी तरह से हमारा जीवन भी है, कभी समाप्त नहीं होता है। हम लोग का जीवन चलते रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरह से पड़ाव आता रहता है। लाइफ गोज ऑन इवन फेसेस टू डिके एंड डेथ, ये कह रहे हैं कि इसका इंसान का भले ही क्षय हो जाए, लाइफ गोज इवन अ फेस डिके, भले इसकी क्षति हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, उसके बावजूद भी जीवन चलते रहता है। ठीक है, सो वी शुड लिव ऑफ आवर लाइफ जॉयफुल, इसलिए हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए, आनंद पूर्वक जीना चाहिए। समझ रहे हो ना, लास्ट में जाकर अगर मान लो मृत्यु भी आ रही है तो उसको हंसते हंसते छोड़ देना चाहिए अपने जीवन को, जो हमारा ये जीवन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समरी समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट में ले लो अच्छे तरीके से, राइट। ये आपका समरी है, नीचे भी है। इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर है टोटल जितने भी 9 क्वेश्चन आंसर है ना, 9 के 9 बता रखा है। एग्जाम में फोड़ दोगे, एक एक लाइन में आंसर है, बहुत छोटा छोटा आंसर है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझो, मैंने अच्छे से समझाया भी है, जाकर देखो। एंड एक और चीज़, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगेगा तो। अच्छे से बस आपको क्या समझना है, हिंदी, बहुत बढ़िया, आप लोग स्मार्ट तो हो ही। हिंदी आप समझोगे तो इंग्लिश में आप अच्छे से बना पाओगे अपने एग्जामिनेशंस में, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। व्हाट डज द पोएट मीन ही से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवि का क्या मतलब है जब वो कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो कवि क्या कहता है, उसका तात्पर्य क्या है, समझ रहे हो ना, क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना। द पोएट मीन्स दैट एज लीव फॉल फास्ट इन विंटर, जो ये पत्ते हैं ना, कवि का मतलब क्या था, कवि का तात्पर्य क्या था, जो सर्दियों के मौसम में जो पत्ती है ना गिरते हैं, सो आर द पीपुल गोइंग टू देयर ग्रेव्स अ वेरी फास्ट, ठीक है, वैसे ही गिरती हैं जिसे लोग जो है ना बहुत तेजी से अपनी कब्रों की ओर जा रहे हैं। यानी कि आजकल इंसान की मृत्यु बहुत तेजी से हो रही है। क्यों? फ्रस्ट्रेशंस के कारण, पेन, दर्द के कारण, टेंशन के कारण। इसी चैप्टर में यही तो बात किया गया है ना, कभी तो यही बात करता है। तो उसी कारण इंसान की मृत्यु बहुत जल्दी हो रही है। कब? विंटर के सीजन में पत्ती जैसे झड़ते हैं, तो उसी तरह से इंसान की मृत्यु बहुत तेजी से हो रही है। समझ रहे हो ना, विंटर का ना मतलब सर्दी के मौसम में यार, ठीक ना, जिससे कि सर्दी के मौसम होता है, तो उसी तरह से ठंडा मत सोचना, ठीक ना। इस चैप्टर में वही बात करा गया है। दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, अच्छे से ध्यान से समझना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द वर्ड इन अ सेकंड स्टैंजा दैट सजेस्ट द डेथ एंड इफेक्ट एंड डेथ अ ह्यूमन बॉडी। दूसरे श्लोक में जो मृत्यु का मानक शरीर है ना, मृत्यु के प्रभाव का संकेत देता है। स्टैंजा दैट सजेस्ट द डेथ, डेथ के बारे में संकेत देता है, एंड द इफेक्ट, प्रभाव, यानी कि मृत्यु का प्रभाव क्या है, किसके, ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव है मृत्यु का, वो सजेशन देता है। आंसर इसका ध्यान से सुनो कि आंसर क्या कह रहा है। विस्पेयरिंग नेवर्स एंड फ्रीज आर द सजेस्ट डेथ, ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। विस्पेयरिंग नेवर, यानी कि हमारे जो कानाफूसी करने वाले पड़ोसी हैं ना, एंड फ्रीज आर द सजेस्ट डेथ, ध्यान से सुनना, जो कानाफूसी करने वाले पड़ोसी है वो हमारे कष्टों के लिए मृत्यु, और पीसेस टू आवर सफरिंग, वो शांति का सुझाव देते हैं। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, टेंशन इंसान लेता है, अपने ज़्यादा पड़ोसियों के कारण ही तो टेंशन लेता है ना यार। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, यानी कि एक तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम कब्र तक अपनी अंतिम यात्रा को कैसे पूरी करेंगे। अगर मान लो इंसान मर गया है, कब्र में जा रहा है, तो वहाँ तक अपनी यात्रा को कैसे पूरा करेगा, पूरे जीवन कैसे जिएगा इंसान। तो इसका आंसर कह रहा है कि आफ्टर डाइंग वी गेट टू द ग्रेव, ये कह रहा है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, कब्र में जाता है। यही तो कहता है ना कि मरने के बाद पहुँचता है। दिस ग्रेव ब्रिंग अ पीसेस टू आवर सफरिंग, ये क्या कह रहा है कि यह शांति का प्रतीक हो जाएगा, हमारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, हमारी जो सफरिंग होगी वो सब खत्म हो जाएगी। कब? मृत्यु के बाद, जब हम लोग कब्र में चले जाएंगे, राइट। 4 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। व्हाट डू ट्रोल डू इन द लीफलेस वुड। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती रहित तो जो लकड़ियाँ है ना, जो इस लकड़ी में, जिस लकड़ी में पत्ते हैं, लीफलेस वुड है ना, मतलब लीफलेस का मतलब क्या होता है, जिससे पत्ते झड़ चुके हैं, जिस लकड़ी से, सॉरी यहाँ पर है ना, तो उस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। द ट्रोल टू लुक फॉर हिज इन द लीफलेस वुड, ये बहुत ही छोटा इसका आंसर देते हैं कि पत्ती रहित लकड़ी में भोजन की तलाश करते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब जिसमें पत्ती होती मान लो झड़ गई, तो उसमें किसकी तलाश कर रहे थे, भोजन की तलाश कर रहे थे।
अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, हु आर द ट्रैवलर एंड हाउ विल दे ब्लेस्ड। 5वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि यात्री कौन है और वे कैसे आशीर्वाद देंगे। हु इज द ट्रैवलर, यानी कि यात्री कौन है, ट्रैवल मतलब यात्री जो यात्रा करता है, एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, वो कैसे आशीर्वाद देंगे। यही तो क्वेश्चन है ना यार। इसका आंसर कह रहा है कि द पीपुल आर द ट्रैवल, लोग ही हैं, ये लोग ही हैं, एक इंसान ही है जो ट्रैवल करते हैं। दे विल बी ब्लेस्ड बाय वाइट वाटरफॉल ऑन अ माउंटेन, जो माउंटेन से वाटरफॉल गिर रहा है, पानी के झरने गिर रहे हैं, वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं कि हेड विच द डेथ, यानी यही क्या बनेगा, कारण बनेगा इंसान के मृत्यु का, वहीं आशीर्वाद दे रहे थे। ठीक ना, कि जो पर्वत से सफेद झरने गिर रहे हैं उसी से आशीर्वाद मिलेगा और उसी कारण इंसान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, वो कहते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द फर्स्ट अस्टंजा, यानी कि पहले अस्टंजा के वर्ड में क्या सजेशन दिया गया है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेचर, जो नेचर से तुम्हारे ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं। ठीक है, तो प्रकृति की वस्तुएं द्वारा क्या सुझाव दिया गया है, तो इसका आंसर ध्यान से देखो क्या होगा। द लीव्स ट्री ऑटम एंड नॉर्सेस फ्लावर सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर, यानी इसका आंसर कर रहा है कि पत्ते को पेड़ से पतझड़, और ये जो नर्स के फूल होते हैं ना, देखो नर्सेस फ्लावर मतलब क्या होता है, जो पंखुड़ियाँ नहीं होती हैं, फूल जैसा देखते हो कि आप गिर रहा है, तो वही चीज़ कह रहा है कि पत्ते जब पेड़ से गिरते हैं ना, ठीक है, और ये जो फूल हैं, जो ये फूल हैं नर्सेस फूल जो हैं, छोटे छोटे जो फूल गिरते हैं, ठीक है, वो सुझाव देते हैं, वस्तु का सुझाव देते हैं प्रकृति से। बस यही तो सिंपल सा बात था यार। हु आर द विस्पेरिंग नेबर, 7 नंबर का क्वेश्चन का बताओगे क्या, कानाफूसी करने वाले पड़ोसी कौन है, नहीं कान भरते हैं किसी दूसरे के, तो पड़ोसी कौन है एक्चुअली में, इसके आंसर हम लोग जानेंगे अच्छे से। इसके आंसर की बात करते हैं हम लोग। करेंगे द विस्पेरिंग नेबर्स आर द मैसेज ऑफ डेथ, ह्यूमन बॉडी इज डेथ। ये करेंगे द विस्पेरिंग ऑफ नेबर, जो पड़ोसी है ना, आर द मैसेज ऑफ डेथ, मृत्यु का संदेश देते हैं। ह्यूमन बॉडी इज डेथ, जब मान लो इंसान की मृत्यु मर चुका है, क्योंकि यार देखो जो पड़ोसी है ना, इतने कानाफूसी करते हैं, इतने टेंशन देंगे तुम्हें ना, इतने डिप्रेशन में कर देंगे ना, तुम सिर्फ मृत्यु ही चाहोगे कि क्यों ना मेरा शरीर मर जाए, मैं शांति हो जाऊं, ऐसा हो जाऊँ, कोई मेरे बारे में फलाना ठिकाना, कोई कुछ ना बोले, समझ गए। तो इसी तरह से आप सोचोगे। 8 नंबर का क्वेश्चन करेगा, हाउ डज ह्यूमन लाइफ, क्या कह रहा है कि हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिसरेबल, यानी 8 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का जीवन दुख है मैं कैसे हो जाता है, दुख से भर कैसे जाता है, मिसरेबल कैसे हो जाता है, इंसान दुख के बारे में क्यों सोचने लगता है, टेंशन क्यों लेता है, दुख से पीड़ा से क्यों ऐसा हो जाता है। आंसर देखो, सफरिंग फ्रॉम डिजीज, क्योंकि इंसान के पास बीमारी आती है, एंड अदर प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हैज़ मेड अ ह्यूमन लाइफ मिसरेबल, उसी कारण इंसान की जीवन जो होती है ना, एकदम पूरी से दुखमय हो जाती है, बीमारी से, किसी के तानाफूसी से, ठीक है, प्रॉब्लम समस्या एक अलग लगा गई, टेंशन आ गया, तो उसी कारण इंसान की जीवन मिसरेबल हो जाती है। मिसरेबल मतलब क्या होता है, दुखमय भर हो जाता है। 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। इन व्हाट वे विल द ट्रैवल बी ब्लेस्ड। 9 नंबर का क्वेश्चन, यात्री को किस प्रकार आशीष मिलेगा, ये क्वेश्चन है तुमको, मतलब किस तरह से आशीर्वाद मिलेगा। व्हेन ही ट्रैवल, जब इंसान ट्रैवल करता है, जब यात्री मतलब ट्रैवल करते हैं, विल मूव इन द टाउन, कहाँ पर, जंगलों में यात्रा करते हैं, जंगलों के लिए यात्रा करते हैं, पर्वत में चलेंगे। द वाइट वाटरफॉल विल बी ब्लेस्ड देम, तो वहाँ पर एक उज्जर झरना, वाइट मतलब पानी गिरता है तो वाइट दिखता है ना झरना, देखे हो ना, तो वहीं लोगों को क्या कर रखा, आशीर्वाद दे रहा था, समझ रहे हो ना, तो उन्हीं से लोग आशीर्वाद दे रहे थे, झरना उन्हें आशीर्वाद दे रहा था, मतलब कहने का मतलब यह है, झरना से आशीर्वाद ले रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यार समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर आए होंगे। इस तरह से आपको कौन दे रहा है यार यूट्यूब पे, बताओ, कोई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है ना, सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, बच्चों में सारे जगह फैलाओ और फोड़ दो, मचा दो एग्जाम में। अब इसका ग्रामर सेक्शन है, हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर, समरी, हिंदी अर्थ, इंट्रोडक्शन राइटर का ऑब्जेक्टिव सारा चीज कर लिया है, एंड देन ए लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, और आज हम लोग करने वाले हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का ग्रामर सेक्शन। अब इस ग्रामर सेक्शन में मेरे भाई क्या दे रहा है, ध्यान से देखना है आपको और अच्छे से समझना है, राइट। ये जो ग्रामर सेक्शन है आपका, इसमें यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है और यहाँ पर शॉर्टेस्ट फॉर्म दिया गया है। वर्ड मीनिंग के अंदर एंटोनिम्स बताना है। सबसे पहले D.2 की बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को शॉर्टेस्ट फॉर्म के बारे में जानना है, यानी जो भी तुम्हारे पास एग्जामिनेशन दिया है ना, एग्जामिनेशन को आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, प्रोग्रामिंग को आप कैसे लिखोगे,
और कॉन्ग्रेचुलेशंस को आप कैसे लिखोगे, मॉडर्न को कैसे लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट को आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स टोटल है। इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। क्या होता है मेरे भाई, अपोजिट आपको बताना है, उल्टा, जिसको विलोम शब्द हिंदी में बोलते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है हम लोग कैसे बनाएंगे थोड़ा अच्छे तरीके से, राइट। अब यहां पर आपके मन में डाउट जो भी होगा वो कंप्लीट होता है, क्योंकि यहां से आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब इन सारे चीजों को आप अच्छे से बता दोगे। एग्जामिनेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एग्जाम होता है। ये आप पढ़ते आए हो बेसिक कि एग्जाम देने जा रहे हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग है तो यहाँ पर खाली लिख दोगे PROG, ठीक है, इसमें कोई सोचना नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस को आप कैसे लिखोगे अच्छे तरीके से आपको बताना है, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस को आप लिखोगे, बताओ, कॉन्ग्रेक्स लिखोगे। कॉन्ग्रेक्स किसी को बोलते हो ना, कॉन्ग्रेक्स, ठीक है। मॉडर्न को कैसे लिखोगे बताओ। मॉडर्न को आप सिर्फ इतना लिखोगे MOD और पॉइंट लगा दोगे, दरअसल सभी में पॉइंट लगा दोगे। एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ क्या बोला जाता है, टीवी में कोई कहता है कि चलो ऐड एक देना है मेरे को, मैंने एडवर्टाइजमेंट कराना है, प्रचार कराना है, प्रोपोगेंडा उठाना है, तो उस चीज को बोलते हैं। अब एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी उल्टा शब्द। इन सब के बारे में भी तो जानना चाहिए आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से। फेलिंग का मतलब होता है असफलता, ठीक है। फेल मतलब होता है ना असफल, वही चीज है फेल। तो फेल का अपोजिट क्या होगा आपको बताना है, रेज्ड होगा, ठीक है, RAISING। फेलिंग का रेजिंग हो जाएगा, उसका उल्टा असफलता, असफल का सफल होगा, ठीक है। लास्ट का क्या होता है ये तो आप अच्छे तरीके से बता दोगे। यहां पर तुमको क्या दिख रहा है, लास्ट। यहां पर क्वेश्चन में था फास्ट और हम लिख दिए हैं लास्ट, तो फास्ट का मेरे भाई क्या होगा बताओ। फास्ट का उल्टा क्या होता है, तेजी का उल्टा क्या होता है, धीमा, यानी कि स्लो। फ्रीज मतलब क्या होता है बताओ, फ्रीज मतलब क्या होता है, फ्रीज मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है। अरे यार, फ्रीज मतलब जमना, तो जमना का उल्टा क्या हो जाएगा, मेल्ट। मेल्ट मतलब होता है पिघलना। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है उत्तरदायी, ठीक है। क्या होता है रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो उत्तरदायी का क्या लिख सकते हो, अनरिस्पॉन्सिव। सिंपल खाली UN लगा दोगे, उसके बाद अनरिस्पॉन्सिव लिख दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है, जब कोई भी काम कठिन होता है तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है। ये काम नहीं हो सकता तो उस काम को हम पॉसिबल बनाएंगे, उसका उल्टा क्या होगा, पॉसिबल होगा, समझ रहे हो ना। इसको लिखेंगे हम लोग पॉसिबल। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला है आपका फास्ट, ठीक है मेरे भाई। फास्ट का आपको पता है कि क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। फास्ट का क्या होता है, स्लो। एक बार और करा रखा है ऊपर भी, ठीक है। तो फास्ट का स्लो हमने लिख ही दिया है। रियल का क्या होता है, रियल मतलब होता है वास्तविक, यानी सच। तो कोई सच का क्या होता है, आर्टिफिशियल, बनावटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर्टिफिशियल लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे मेरे भाई, आर्टिफिशियल। स्पेलिंग क्या आपको पता है आर्टिफिशियल का, आर्टिफिशियल का स्पेलिंग पता है, आर्टिफिशियल, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। सेपरेट, सेपरेट मतलब क्या होता है बताओ। सेपरेट इंसान है मतलब अकेले मान लो, तो टुगेदर मतलब उसके कोई साथ हो जाएगा, उसका उल्टा तो क्या हो जाएगा, टुगेदर, TOGETHER होगा, ठीक है, टुगेदर होगा। फॉल्स का ट्रू होता है, आपको पता है, फॉल्स मतलब गलत, तो ट्रू मतलब सही। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद, तो ब्लेस का क्या होगा मेरे भाई, आशीर्वाद का क्या होगा, कर्स होता है, CURSE, ठीक है। तो इतना मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कराया, और ये सारे मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने बना रखे काफ़ी डिटेल में आप सभी के लिए। तो ये सारे नोट्स आपको मिल रहे होंगे। डेप्थ में पढ़ाई करो और अपने एग्ज़ाम में फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बताऊंगा, हर चैप्टर को निचोड़ दूंगा। आपको बस पढ़ने से मतलब है, ठीक है। कहाँ से भी कैसे भी चीज़ें मिल रही है वहाँ से निचोड़ लो, पूरे के पूरे चीज़ें ले लो जहाँ से आप फोड़ सकते हो, एंड देन पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको नंबर लेकर आना है तो यार आप पढ़ोगे ही, समझ रहे हो ना। तो बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो एंड मचा दोगे। बेस्ट ऑफ लक।